अहमद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर दिया है अपने बयान के जरिए। आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना असर डालने वाला है इस बार इन चुनावों पर? जब अफजल गुरु की फांसी हुई तब तो उस वक्त शायद उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर थे जी। और ये बात सही है कि अफजल गुरु की फांसी देने से कोई इतना लाभ नहीं हुआ, या बाकी जो मामले आ रहे हैं जंगी सिचुएशन जो यहाँ बनी रही उससे कोई इतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, ये सही बात है। लेकिन ये भी देखना है कि उस वक्त उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर थे जब अफजल गुरु की फांसी हुई, और इस वक्त शायद ये मुद्दा इसलिए आ रहा है कि इसमें चुनाव चूंकि हो रहे हैं तो इससे शायद कोई लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। नहीं अहमद अयाज साहब, आप कह रहे हैं अफजल गुरु की फांसी से कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ये आप भी मानते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब किस तरह का लाभ होना चाहिए? वो एक दहशतगर्द था, आतंकी था, संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था, साजिश करता था, दोषी था, ट्रायल चला और उसके बाद देश की अदालतों ने उसे दोषी माना और फांसी उसको दी गई। तो एक आतंकी को अगर सबक सिखाया जा रहा है तो यही अपने आप में सबसे बड़ा लाभ है। नहीं, मैं इस जवाब के सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं, उस लिहाज से फिर अफजल गुरु ही नहीं, बाकी जो भी यहाँ बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस हुए, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस हुए इसको मिलिटेंसी को कम्पैक्ट करने के लिए, उसका भी अभी तक 35 साल है, अभी 35 साल जाने जा रहा है। तो 35 साल होते हुए भी अभी कोई क्लियरिटी या कोई नॉर्मल सी ऐसी नहीं आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी जम्मू के एरियाज में जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थे आज तक, तो वहां भी अभी एक्सटेंड हो गया है। तो इससे लग रहा है कि जो भी हुआ तो उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता इस वक्त जो बात आ रही है वो उमर साहब की तरफ से सिर्फ सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, नहीं तो शायद वही चीफ मिनिस्टर उस टाइम जब अफजल गुरु की फांसी हुई। नहीं, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी नफे नुकसान के हिसाब से शायद वो बयान दिया गया। अवधेश जी, लेकिन बात ये है कि ये एक एंटी इंडियन नैरेटिव को ताकत भी तो देता है। क्या सियासत में इस तरह की चीजों को नफे और नुकसान के हिसाब से एंटर कराना और एग्जिट कराना सही है? क्योंकि देश ने देखा था पार्लियामेंट के ऊपर कैसे हमला हुआ, लंबा ट्रायल चला और ऐसे लोग जो इसमें शामिल थे उनको सजा तो मिलनी थी। इसमें कहां कोई राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा सकता? अवधेश जी, उमर अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, सब ने उस फांसी के विरुद्ध अभियान चलाया था। वहां की विधानसभा ने फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। अब चूंकि एक हैसियत थी, वो सारी हैसियत 5 अगस्त 2019 के बाद चली गई है, एक सामान्य राज्य की तरह कश्मीर को बनाने की ओर अग्रसर है। और चूंकि इतने समय में महसूस हुआ है कि इसके बगैर तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व रहेगा नहीं। अभी दूसरी पार्टियां भले जम्मू कश्मीर में खड़ी नहीं हुई है बड़ी, लेकिन धीरे धीरे विकसित और खड़ी होगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा अस्तित्व ही यहाँ हुर्रियत के रहने पर, आतंकवाद रहने पर, जो अलगाववादी हैं, पाकिस्तान समर्थक है, जो इस्लाम के नाम पर काम करने वाले जमाती इस्लामी जैसे समर्थक हैं, वो सब जब तक कश्मीर में, जम्मू में खड़े नहीं होंगे, वो भावनाएं नहीं उभरेंगी, फिर पहले की तरह सड़क पर नहीं उतरेंगे, पत्थरबाजी नहीं होगी, तो फिर हमारी राजनीति चलेगी ही नहीं। ये तो बहुत सीधे दिखाई दे रहा है। उस समय अफजल गुरु जो था, अफजल गुरु ने स्वयं बताया था कि मैं JKLF का मेंबर बना, 1990 में मैं उस पार गया, वहां मैंने ट्रेनिंग ली, हमारे दोस्त वो बने, तो उसने बताया था। हालांकि बाद में उसने कहा कि नहीं, मुझे बाद में आतंकवाद से प्रॉब्लम हो गई तो मैंने बाद में या दिल्ली में आके पढ़ाई किया है। लेकिन उस कांड में पूरे स्थिति उसका वो जो है उसका एक एक चीज का विवरण है, कैसे तैयारी हुई, उसमें कैसे उसने सहयोग किया था। तो इसलिए उसके बाद, लेकिन अवधेश जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि अगर कोई वॉर ऑन स्टेट करता है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, भारत की पार्लियामेंट में हमला करता है, उसमें हम क्या सियासत ढूंढ रहे हैं? हम उसमें क्या नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं? तो वही क्या ये एक स्टेट के सिस्टम का कर्तव्य नहीं था कि वैसे लोगों को ट्रायल करके उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए? मैं तो कह रहा हूं कि बाजाबता वहां के विधानसभा ने अफजल गुरु के फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, वहां उस पर बहस हुई, सारे नेता उस समय सड़कों पर उतरे। उसी समय तो बहुत क्लियर था ना
कि ये सब क्या चाहते हैं कश्मीर में। ये सब लंबे समय तक फारूक अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार इन्हीं आधारों पर भारत की सरकारों को ब्लैकमेल करती रही है कि मैं नहीं हूं तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। और पाकिस्तान से बातचीत करने का अर्थ है कि आप पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में एक पार्टी मानते हैं। अब भारत की पॉलिसी थी कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकता है। अब हमारी पॉलिसी यह है, हालांकि अमित शाह ने, वो गृह मंत्री ने वो बातें उस रूप में नहीं कही है, हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान का, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। पाकिस्तान से जो हमारा मुद्दा है वो केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर है, उस पर बात करेंगे, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ये अचीवमेंट ये जो है ये फारूक परिवार के लिए, और वो जो डर रहे हैं वो डर क्यों रहे हैं भाई? आपके खिलाफ 10 उम्मीदवार खड़े होंगे, आपको हराना इस समय विरोधी पार्टियों का दायित्व बनता है, जैसे विरोधी पार्टियों को हराना आपका दायित्व है। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। विजय जी, कहीं ये बयान जानबूझकर इसलिए तो नहीं दिया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद से हार गए उमर अब्दुल्ला, वो इंजीनियर राशिद जो कि जेल में बंद है, आतंकी फंडिंग का उसके ऊपर बहुत गंभीर और संगीन इल्जाम है। अजय वर्मा जी। समीर जी, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, जहां तक मैं सुन पाया मैं बताता हूं। देखिए, ये अलगाववाद फैलाकर, लोगों में दहशत मचाकर, लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट पाना चाहते हैं लोग। अभी वहां की जनता इन्हें नकार चुकी है। अब मैं दूसरी बात कांग्रेस प्रवक्ता की, और वो बोल रहे थे, जो आपने राजनीतिक विश्लेषक जो भी बैठा रखे हैं रियाज जी, आप मुझे बताइए अफजल गुरु को फांसी क्या लाभ हानि के लिए दी गई थी? वो उसको उसके किए गए कृत्य के लिए दी गई थी, जो उसने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था और जिस तरह से उसने देश की आत्मा पर चोट पहुंचाई थी, उसको भी आप लाभ और हानि में देखते हो। और किस तरह से जलेबी की तरह ये गोल गोल घुमा रहे हैं। इनसे कहिए, कांग्रेस प्रवक्ता से, कि ये एक सुर में कहें कि हम इस बयान की निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। तो इस तरह की बातें करें ताकि देश मजबूत हो, एकजुट हो। तो हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, पार्टी बाद में। इनके लिए सबसे पहले अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं विजय शर्मा जी, जरा जवाब ले लेते हैं उनसे। अजय जी, निंदा करेंगे उमर अब्दुल्ला के बयान की या फिर गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। और हमारी पार्टी कभी भी आतंकियों का समर्थन नहीं करते, हम हमेशा आतंकवाद की निंदा करते हैं, आतंकियों की निंदा करते हैं, और किसी की सरकार हो उसके कुकृत्य की निंदा करते हैं। हम मणिपुर पर चुप नहीं रहते, जैसे मणिपुर और आतंकियों की फांसी का विरोध करने वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। फिर ये भी तो कहिए, के साथ, बेटी के साथ हम बिने पहलवान बेटियों को अजय जी, फिर आतंकियों की फांसी का विरोध करने वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, निंदा तक नहीं कर पा रहे आप बयान की। आप कह रहे हैं कि ऐसे बयान देश विरोधी होते हैं, तो देश विरोधी बयान है तो निंदा तक नहीं कर सकते। आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार बनाई थी और श्यामा प्रसाद जी के बयान की हम निंदा करते हैं, मंत्री बने थे। आप आजादी से पहले पहुंच गए, मणिपुर पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए, हमेशा देश में काम करती है। हम लोग देश में काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं, हम नकली राष्ट्रवादी नहीं है। चलिए हुजूर, मान लिया हमने कि राष्ट्रहित में आप काम करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता भी मान ले, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये जो ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है, इसको लेकर आगे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगली बार आप जवाब तैयार करके आएं।